जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भोकाल महोत्सव में ग्रेविटेशन चैप्टर के 10 सॉलिड न्यूमेरिकल की, जो आप सभी स्टूडेंट के माइंड में हमेशा के लिए सेट होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप पहली बार उससे रूबरू होते हैं तो अटपटान सा लगता है। तो बिल्कुल आज के इस सेशन में हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे मित्रों का डिमांड था कि गुरुजी जो आपकी क्लासेज चल रही है ग्रुप डी एग्जाम रिलेवेंट, चाहे वो थ्योरी बैच हो या फिर जो हमारा न्यूमेरिकल रिवीजन बैच है, इस दोनों का फ़ी कम कर दिया जाए। तो मेरे मित्र, आप सबों के सुविधा के लिए अर्जुना बायो और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री जो थ्योरी वाली बैच है उसके फ़ी को कम करके 151 कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो साइंस न्यूमेरिकल रिवीजन बैच है उसके फ़ी को कम करके 101 रुपीज़ कर दिया गया है। यानी कि अभी आपको साइंस न्यूमेरिकल रिवीजन बैच मात्र 101 रुपये में मिल रहा है, और साथ ही साथ जो थ्योरी वाली बैच है वो आपको मात्र 151 रुपये में मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस बैच को परचेज करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? ऑप्शन है 4.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 9 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 मीटर और चौथा ऑप्शन है 7.5 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी ये सॉल्व कैसे होगा? मेरे मित्र, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको लिखना होगा और बाकी आगे का जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर जो वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, और कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो वही व्यक्ति चंद्रमा पर कितना उछलेगा, ये चीज़ हमको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो व्यक्ति के उछलने का प्रारंभिक वेग है, पृथ्वी पर व्यक्ति के उछलने का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? आप कहेंगे u1 मान लीजिए। अंतिम वेग कितना होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अंतिम वेग जो है उसको आप v1 मान लीजिए। साथ ही कितना ऊंचा उछल रहा है? तो आप कहेंगे h1 है गुरुजी 1.5 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण कितना लेना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ पे g1 मान लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हम लोग 9.8 रखेंगे। ध्यान देंगे कि इसी तरह अगर हम लोग चंद्रमा की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी चंद्रमा पे जो व्यक्ति का प्रारंभिक वेग होगा उछलने का, वो क्या होगा? आप कहिएगा u2 होगा। अंतिम वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे अंतिम वेग जो है वो v2 हो जाएगा। हमको h2 निकालना है, जबकि g2 कितना है? तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी कि 9.8/6 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब कोई व्यक्ति उछलेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी उछलेगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा पर व्यक्ति का प्रारंभिक वेग u2 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 0, और साथ ही पृथ्वी पर व्यक्ति का प्रारंभिक वेग u1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 0 हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि चूंकि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर व्यक्ति के उछलने का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा पर जो व्यक्ति का उछलने का अंतिम वेग है वो दोनों क्या है? समान है। तो जब दोनों का वेग समान है, अंतिम वेग, तो हम लोग v1 = v2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप सभी ने पीछे के सेशन में v² = u² - 2gh का फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति उछल रहा है तो कहीं ना कहीं गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जब हम लोग कार्य करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऊपर के केसेस में हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी गुरुत्वीय त्वरण माइनस में लेते हैं। तो वही आपका सेम चीज़ है, v² = u² - 2gh। तो इस इक्वेशन से पृथ्वी पर आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी पृथ्वी पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा v1²। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अंतिम वेग हमने v1 माना है, तो v1² क्या हो जाएगा? आप कहेंगे un² - 2g1 × h1।
ये क्या हो गया, पृथ्वी पर हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। चंद्रमा पे क्या होगा, आप कहेंगे चंद्रमा पे अंतिम वेग आपने v2 माना है, ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर इक्वल टू u2 का स्क्वायर माइनस 2g2 इंटू h2, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, किससे, इक्वेशन 2 से। आप कहेंगे v1 का स्क्वायर अब बटा v2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस 2g1 h1 अब बटा u2 का स्क्वायर माइनस 2g2 h2। ध्यान देंगे यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बोला कि व्यक्ति के उछलने का अंतिम वेग पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों जगह क्या है, समान है, तो v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। तो भाई मेरे दोनों फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे समान है और यहाँ पे अनुपात में है, तो ऊपर भी राशि बराबर और नीचे भी बराबर, तो दोनों कट के कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी 1 हो जाएगा। तो क्या हम v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर को, जब ये कह रहे हैं कि v1 और v2 समान है, तो 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे शॉर्ट से लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग 1 लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या देखा कि सर व्यक्ति का उछलने का जो प्रारंभिक वेग पृथ्वी पर होगा वो क्या होगा, 0, और चंद्रमा पे क्या होगा, तो आपने यहाँ पे भी लिख दिया है 0। तो u1 स्क्वायर 0 का आप स्क्वायर कर ही लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी u2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे कुछ नहीं। तो लिखें ना लिखें, आप कहेंगे बतवा बराबर है, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी जब ये 0 हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो ये तो माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू हो जाएगा 2g1 इंटू h1 अब बटा 2g2 इंटू h2। ध्यान देंगे अगर हम लोग इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2g1 इंटू h1 इक्वल टू 2g2 इंटू h2। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 इंटू गुरुत्व त्वरण का वैल्यू आपने कितना लिया है, तो गुरुजी g1 है 9.8, साथ ही साथ h1 कितना है गुरुजी 1.5 मीटर, और यहाँ पे 2 इंटू g2 है, तो भाई मेरे g2 आपका कितना है, आप कहेंगे 9.8 अब बटा 6, h2 आपको निकालना ही है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और h2 इक्वल टू हो जाएगा ये टोटल का इतना से डिवाइड। तो मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 9.8 इंटू 1.5 लिख लेते हैं। अच्छा जब ये डिवाइड होगा तो आप कहेंगे 9.8 बटा 3 हो जाएगा। 9.8 बटा 3 लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग इंटू 3 को ऊपर ले जाइए और 9.8 यहाँ पे लिख दीजिए। ये 9.8 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1.5 दूना 3 हो जाएगा और 3 तिया 9, यानी कि जो आपका h2 का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं सर, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको सर वैल्यू इतना ही मिलेगा। आप कहेंगे गुरुजी आपने कैसे किया, भाई मेरे ये पूरा को 9.8 बटा 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग 9.8 बटा 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हमको सॉल्व करना होगा तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे पहले ही 3 को ऊपर लिख दिया और नीचे में 9.8 कर दिया, बस यही करा है। तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना आएगा, आप कहेंगे गुरुजी 9 मीटर। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है, और कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जो है वो 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो वही व्यक्ति चंद्रमा पर कितना ऊंचा उछलेगा, आप कहेंगे गुरुजी 9 मीटर उछलेगा। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 9 मीटर हमारे दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन है 1/2g, दूसरा ऑप्शन है 9/2g, तीसरा ऑप्शन है 5/2g और चौथा ऑप्शन है 3/2g। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण g होता है वो कितना के बराबर होता है, तो गुरुजी g_me/re² के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, g_me/re² के बराबर होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई काल्पनिक ग्रह है, क्या है, कोई काल्पनिक ग्रह है,
और इस काल्पनिक ग्रह का जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं काल्पनिक ग्रह का द्रव्यमान m डैश है, वो क्या है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है me/2। me क्या है, मास ऑफ अर्थ, और साथ ही जो काल्पनिक ग्रह की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 है। ये क्या होगा, तो आप कहेंगे r डैश इक्वल टू हो जाएगा re/3। आप क्या कहेंगे कि काल्पनिक ग्रह पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा गुरुजी उसको आप g डैश मान लीजिए, तो g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा g m डैश बटा r डैश का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r डैश का स्क्वायर। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी g तो सेम रहेगा, m डैश के जगह me/2 आ जाएगा, तो लीजिए me/2 लिख देते हैं सर। और जो आपका ग्रह का त्रिज्या आपने r डैश माना है उसका क्या होगा, स्क्वायर, और वो कितना है, re/3। ये हो जाएगा re/3 का स्क्वायर। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा me/2, और यहाँ पे re/3 का स्क्वायर है, तो re स्क्वायर तो होगा ही होगा, अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 9। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 9 को ऊपर लेके चले जाइए और नीचे re स्क्वायर लिख दीजिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको आप 9/2, ये जो me/re स्क्वायर है इसको अलग करके लिख सकते हैं। me बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे re स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो me/re स्क्वायर है ये क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, तो क्या हम लोग me/re स्क्वायर के जगह g लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई मेरे g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2। ये जो आपका me/re स्क्वायर है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी उसके जगह हम लोग g लिख देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की तिहाई है, तो उस जगह पे जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 9/2 होगा। क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 9/2 होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है सर, और सेम पैटर्न पे आधारित है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के आधे के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है वो होता है me/re स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा काल्पनिक ग्रह है उसके द्रव्यमान को हम लोग m डैश मान लेते हैं, और जो किया है तो आप कहेंगे कि गुरुजी पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे के बराबर है, तो m डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, me/2 लिखेंगे। और r डैश यानी कि जो काल्पनिक ग्रह की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे कि गुरुजी त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों आधे के बराबर है, तो re/2 हो जाएगा। आप कहिएगा कि g डैश इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं g m डैश बटा r डैश का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, g डैश इक्वल टू g m डैश बटा r डैश का स्क्वायर। ध्यान देंगे कि यहाँ पे g तो आपका सेम रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू तो कहीं बदलता नहीं है। m डैश क्या होगा, आप कहेंगे me/2 हो जाएगा, और साथ ही r डैश का स्क्वायर है, r डैश कितना है, re/2, तो re/2 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे me/2 हो जाएगा, re/2 का स्क्वायर है तो re स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, और जब आप इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 4/re स्क्वायर। 4 बटा क्या हो जाएगा, re स्क्वायर। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 × GME/RE स्क्वायर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो GME/RE स्क्वायर है ये एक्चुअली पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, तो हम लोग इस काल्पनिक ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण क्या लिख सकते हैं, तो 2 इस जगह क्या लिखेंगे, आप कहेंगे g। मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। आप कहेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का दोगुना हो जाएगा।
आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में 2G लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, n का मान कितना होगा? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 2 गुना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, तो n का वैल्यू क्या होगा? बहुत सारे मित्र यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा यही सुन करके सहम गए होंगे, लेकिन आपको सहमने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो है आपका अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी पैटर्न पे होगा। आप कहेंगे कैसे? तो हम लोग पहले यहाँ पे ये कह लेते हैं कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे Gme/re² होता है। कितना होता है? Gme/re² होता है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है, तो मान लेते हैं सर यहाँ पे माना कि एक ग्रह है। मान लीजिए कि सर ग्रह है, अब कौनो ग्रह है। फिर क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो ये ग्रह है इसका द्रव्यमान m डैश पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान अगर me है तो ग्रह का द्रव्यमान कितना है? 2me। और इसकी त्रिज्या भी क्या है? तो गुरुजी पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2re हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे इस माने हुए ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे G डैश इक्वल टू हो जाएगा Gm डैश बटा R डैश का स्क्वायर। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी G का वैल्यू तो सेम रहेगा और साथ ही जो हमारा m डैश है वो क्या है? आप कहेंगे 2me। तो लीजिए हम यहाँ पे 2me लिख दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका R डैश है वो क्या है? तो गुरुजी 2re, ये हो जाएगा 2re का स्क्वायर। और आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा G2me बटा 2re² है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 4re² हो जाएगा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हम लोग G डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी G डैश इक्वल टू हम लोग 1/2 इंटू Gme बटा क्या लिख सकते हैं? re² लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो वैल्यू है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है, तो क्या हम लोग यहाँ पे G डैश इक्वल टू 1/2G लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 2 गुना है, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। मेरे मित्र आपने अभी जस्ट क्या निकाला कि अगर जो हमारा माना हुआ ग्रह है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का 2 गुना है, तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है? आप कहेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/2 है। तो आपके क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, ये जो पृथ्वी पर से n गुना है वो क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये 1/2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि n का मान कितना होगा? तो आप कहिएगा कि गुरुजी जब द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना, त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का 2 गुना होता है, तब ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण 1/2G हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/2 हो जाता है। मतलब जो n कहा जा रहा है वो n क्या है हमारा? आप कहिएगा 1/2 है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी 1/2 जो है वो हमारे तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। मान लीजिए G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए ना सॉल्व होगा? बहुत सारे मित्र सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा? मेरे मित्र मैंने आपको मोशन एंड टाइम चैप्टर में Sn इक्वल टू एक फार्मूला बताया था, यानी कि nवें सेकेंड में तय की गई दूरी इक्वल टू फार्मूला बताया था। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी u प्लस a/2 इंटू 2n-1 बताया था आपने फार्मूला। मेरे मित्र ध्यान देंगे ये फार्मूला कब लगता है? तो जब हम लोग रैखिक त्वरण की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे 80 मीटर की ऊंचाई से क्या किया जा रहा है? तो गुरुजी एक गेंद को गिराया जा रहा है, तो जो गेंद गिर रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गिर रहा है।
किसके अधीन गिर रहा है? पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन। तो यहाँ पे तो हम लोग रैखिक त्वरण की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? गुरुत्व त्वरण की बात करेंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पे जो Sn है वो क्या है? तो सर nवें सेकंड में तय की गई दूरी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो हम लोग मोशन एंड टाइम में दूरी पढ़ते हैं वो गुरुत्व के अधीन गति में क्या हो जाता है? ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Hn इक्वल टू यू प्लस जी बटा 2 इंटू 2n-1। ध्यान देंगे आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कि n इक्वल टू कितना है? 4 है। और साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम बहुत ही तेज़ गति से नीचे गिरेगा। वो कहाँ से स्टार्ट किया होगा? जीरो से। और जीरो क्या होगा? आप कहेंगे प्रारंभिक वेग। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी h4 इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि चौथे सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगा? आप कहेंगे 0 प्लस g का वैल्यू कितना है? तो गुरुजी 10 और 10 बटा क्या हो जाएगा? 2 और 2 n का वैल्यू कितना लेंगे? 4 और -1। क्या कहिएगा कि गुरुजी h4 यानी कि चौथे सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वो हो जाएगा यहाँ पे 2 5 10 और 4 2 8 -1 7 7 5 35। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। आप कहेंगे गुरुजी चौथे सेकंड में तय की गई दूरी 35 मीटर हो जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई कार जो है पुल से गिरते हुए, यानी कि पुल से गिर के 0.8 सेकंड में भूमि पर पहुंच जाता है, यानी कि ज़मीन पर पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पुल से फिसल के नीचे गिर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है ये बहुत तेज़ गति से नीचे गिरना शुरू किया होगा। कहाँ से किया होगा? आप कहेंगे 0 से। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? चला 0 हो जाएगा। टाइम कितना है? तो गुरुजी 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाता है। आपको क्या बताना है? तो भूमि पर टकराने से पहले उसकी वेग क्या रही होगी। तो भूमि पर टकराने से पहले उसकी जो वेग होगी उसको हम लोग अंतिम वेग मान लेते हैं। तो हमको क्या बताना है कि अंतिम वेग इक्वल टू व्हाट, जबकि g का वैल्यू कितना है? तो सर g का वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्या हो रहा है? तो सर जो गाड़ी है वो पुल से नीचे गिर रहा है और नीचे आने के क्रम में गुरुत्व त्वरण क्या होता है? धनात्मक। तो आप कहेंगे कि गुरुजी v इक्वल टू यू प्लस जी टी का फॉर्मूला हम सबों को मालूम है। अंतिम वेग हमको निकालना है, जबकि प्रारंभिक वेग 0 है और g का वैल्यू 10 टाइम 0.8, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी 8 मीटर पर सेकेंड हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा, जबकि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि यहाँ पे वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा, यानी कि टाइम है आपका 3 सेकंड, और साथ ही g का वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको बताना है कि 3 सेकंड के बाद ये कितना ऊंचाई कवर करेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना विस्थापन होगा, यानी कि विस्थापन का परिमाप क्या होगा। तो ऊपर जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर करेगा, तो जो विस्थापन होगा वही हमारा क्या होगा? ऊंचाई होगा। और आपको मैंने बताया है सर कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि फॉर्मूला h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो चला जी यहाँ पे 20 लिख देते हैं। टाइम हमारा 3 है, माइनस हाफ हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 लेंगे, गुना में 10 लेंगे सर, और साथ ही यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, 20 तिया 60 माइनस 9 5 45। क्या कहिएगा
कि गुरुजी जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? आप कहेंगे 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप 15 मीटर होगा और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में डैश समय लगेगा। ऑप्शन है 1.34 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1.5 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1.43 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 1 सेकंड। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि आप किसी भी वस्तु को, ये मान लीजिए कि आपका कोई वस्तु है और यहाँ से आप इसको फेंक रहे हो ऊपर की ओर, तो जब आप इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो उस वक्त इसका वेग क्या है? 14 मीटर पर सेकेंड है। क्या है सर? 14 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसको प्रारंभिक वेग से फेंका जाएगा ऊपर की ओर, ये कुछ ना कुछ महत्तम ऊंचाई को कवर करेगी और कुछ ना कुछ महत्तम ऊंचाई को कवर करेगी, तो जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी इसका वेग कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 0 हो जाएगा। और फिर क्या होगा? तो गुरुजी ये नीचे की ओर फॉल करना शुरू कर देगा और फिर से ये कहाँ पहुंच जाएगा? तो गुरुजी पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है तो उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, आपने इसको 14 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका, आप कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो कुछ देर इसका वेग क्या होगा? 0, और 0 होने के बाद ये फिर से क्या होगा? तो सर अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ जाएगा। क्या होगा? अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि इसको ऊपर जाने में और ऊपर जा करके फिर से नीचे आने में, ऊपर जाने में और ऊपर जा करके फिर से नीचे आने में कितना समय लगा है, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, ना हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क दे करके आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर। तो ऊर्ध्वाधर फेंकी गई वस्तु, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई वस्तु जब अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आती है, जब अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आती है तब T इक्वल टू क्या होता है? 2U/G होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या कि जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पुनः अपने आरंभिक बिंदु पे आ जाती है, यानी कि जहां से आपने फेंका है और फिर से वो वहीं पे रिटर्न आ जा रहा है, तो सर यहाँ पे जो T होता है यानी कि समय होता है ऊपर जाने में और नीचे आने में, वो किसके बराबर होता है? तो 2U/G के बराबर होता है। U क्या है? प्रारंभिक वेग है। G क्या है? चला गुरुत्वीय त्वरण। और आपके क्वेश्चन में G का वैल्यू कितना लेना है? तो गुरुजी हमारे क्वेश्चन में G का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो G का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे क्या लेंगे? आप कहेंगे गुरुजी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने मन से G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं और आप कहेंगे कि गुरुजी इस हिसाब से T इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू प्रारंभिक वेग कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड और साथ ही साथ बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 9.8, ये हो जाएगा 14 दूना 28, 28 बटा 9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना के समथिंग आएगा? तो लगभग 2.85 के समथिंग आएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को इस सेशन में डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपका जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर रेलवे के द्वारा गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है तो उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो भाई आप प्रारंभिक बिंदु की बात करेंगे, मतलब जहां से हमने फेंका है वहां तक आने में इसको कितना समय लगेगा। तो जब हम लोग यहां तक आने में कितने समय की बात करेंगे तो फेंकने के बाद वस्तु कुछ ना कुछ महत्तम ऊंचाई कवर होगा, वस्तु के द्वारा कुछ ना कुछ महत्तम ऊंचाई कवर किया जाएगा और महत्तम ऊंचाई कवर करने के बाद वो फिर से आरंभिक बिंदु पे आया है। यहाँ पे ऊपर जाने में और नीचे आने में जो टोटल समय होता है वो 2U/G के बराबर होता है। तो फॉर्मूला तो हमारा ये लगेगा और जब फॉर्मूला ये लगेगा तो सॉल्यूशन आपका ये आएगा।
लेकिन रेलवे वालों ने क्या करा है, इसको सीधे v इक्वल टू यू माइनस जी टी के फॉर्म में निकाल करके आपका आंसर 1.43 टिक कर दिया है। तो आप सबों को यह आंसर नहीं मानना है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2.85 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो वस्तु है वो फिर से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है, इसीलिए ऊपर जाने और नीचे आने में जो टोटल समय होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 2u/g के बराबर होगा। आप कहिएगा ये फार्मूला आप कहाँ से ले आए? तो मेरे मित्र आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा, महत्तम ऊंचाई कवर करेगा, तो इसका जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जितना महत्तम ऊंचाई कवर करेगा। लेकिन जब ये यहाँ से फिर लौट करके नीचे आ जाएगा तो आप कहेंगे, आपने तो पीछे के सेशन में ये भी बताया है कि अगर वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट आती है तब जो उसका विस्थापन होता है वो 0 होता है। तो चला ये h पूरा 0 ना हो जाएगा जब वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा और नीचे वो आरंभिक बिंदु पे आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मेरे मित्र जब बिल्कुल हो जाएगा तो h इक्वल टू आप ut प्लस यहाँ पे वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना, तो हम लोग माइनस लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, आप लोग यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h आपका 0 हो गया, तो ut माइनस यहाँ पे हम लोग हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे इधर ut को ले आइए, तो माइनस ut और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो t है इस टी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और हम लोग कह सकते हैं कि u इक्वल टू क्या बचेगा, आप कहेंगे कि u इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1/2 है ना, तो सर ये हो जाएगा gt/2। क्या हो जाएगा, 1/2 gt है। तो अगर हम gt/2 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2u इक्वल टू gt हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2u/g हो जाएगा। ये जो आपका फॉर्मूला t इक्वल टू 2u/g आया है वो आपका इसी इक्वेशन से आया है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। फेंके जाने की गति बताइए मतलब क्या, प्रारंभिक वेग निकालना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रारंभिक वेग तो हमको निकालना ही है, और कहा जा रहा है कि लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद लौट आती है, तो टाइम कितना है, आप कहिएगा 10 सेकंड। मेरे मित्र जब लंबवत फेंकी गई गेंद पृथ्वी पर लौट आएगी तो अंतिम वेग क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी पृथ्वी पर आएगी तो रुक जाएगा, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, जबकि g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए यू ना निकलेगा, आप कहेंगे आसानी से निकल जाएगा। का है, तो लंबवत ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी लेंगे हम लोग। क्या कहेंगे कि गुरुजी अंतिम वेग तो 0 ही होगा, u हमको निकालना ही है, और g हमारा कितना है, तो गुरुजी 10 है, और साथ ही टाइम कितना है, तो आप कहिएगा 10। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी u अगर इधर आएगा तो माइनस u इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 10 गुना 10। तो चले अगर हम लोग 100 लिख दें और ये कैंसिल, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबवत फेंकी गई गेंद है उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी, आप कहेंगे 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो सही आंसर आप कहेंगे कि गुरुजी 100 मीटर पर सेकेंड तीसरे ऑप्शन में, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, h का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है u²/2g, दूसरा ऑप्शन है u/2g, तीसरा ऑप्शन है 2ug, और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर ये हमारा कोई वस्तु है और इसको u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये महत्तम ऊंचाई h को कवर करेगी, और जैसे ही ये महत्तम ऊंचाई h को कवर करेगी तो v इक्वल टू हमारा क्या होगा, आप कहेंगे कुछ देर के लिए 0 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है ये जो हमारा महत्तम ऊंचाई h है वो कितना होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यहाँ पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, आप कहेंगे निगेटिव। तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि v² इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो आप कहते हैं u² माइनस 2gh लिखते हैं। क्या लिखते हैं, u² माइनस 2gh। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अंतिम वेग क्या होगा, आप कहेंगे कुछ देर के लिए 0, तो हम लोग 0 का स्क्वायर कर देते हैं, u² माइनस 2gh।
क्या कहिएगा कि ये यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2gh हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको क्या निकालना है, महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में यू स्क्वायर बटा 2g लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्रों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।